नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। दिन भर की 5 बड़ी खबरें हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। तो कुछ देर में आपके सामने वो 5 तस्वीरें होंगी, जिन 5 तस्वीरों की खबरों के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात होगी संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की, जिसमें शुरुआत हंगामेदार हुई। दूसरी खबर उत्तराखंड की होगी, जहां विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में भी हंगामा बरपा। तीसरी खबर झारखंड से होगी, जहां सत्ता विपक्ष के बीच हुई तकरार के चलते न सिर्फ हंगामा बरपा बल्कि सत्र की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। चौथी खबर होगी यूपी में सौगातों वाले सोमवार की, जहां पर विकास योजनाओं की झड़ी लगी। पांचवी खबर होगी संगम नगरी प्रयागराज से, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हर पुलिस कार्रवाई और माफिया अतीक के परिवार की कोर्ट में दायर अर्जी की बात करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर। तो राहुल गांधी के लंदन दौरे के दौरान सरकार लोकतंत्र को लेकर बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी के बयान की सियासी तपिश का असर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में भी नजर आया। सत्ताधारी एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और माफी मांगने की मांग की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे के कारण पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर 14 मार्च को दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो लोकसभा सत्र का दूसरा चरण हंगामेदार रहा और जमकर विपक्ष ने इसके साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी हंगामा किया। दरअसल लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के भाषण को लेकर और प्रधानमंत्री के खिलाफ दी गई टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष के सांसदों ने जमकर बवाल किया और इस पूरे मामले पर विपक्ष को घेरने की कोशिश की। इसके चलते राज्यसभा और लोकसभा को दोनों ही सदनों को स्थगित किया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको आज की दिखा रहे हैं। दिनकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव। दिनकर का रुख कर लेते हैं। दिनकर, कैसा रहा आज का बजट सत्र का दूसरा चरण? जी शिवम, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आज बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हो गया। जैसे ही ये सत्र शुरू हुआ, उसी के साथ सत्ता पक्ष यानी बीजेपी लगातार राहुल के लंदन में दिए गए बयानों को लेकर हमलावर दिखाई दी। वहीं आपको बता दें कि इस लोकसभा और राज्यसभा के सत्र से पहले विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें 16 दल के नेताओं ने शिरकत की। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका नेतृत्व किया। इस बैठक में सिर्फ टीएमसी के अलावा बाकी सारी दलें एकजुट हुई। बता दें कि आम आदमी पार्टी, जो कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने ट्वीट या फिर कोई बयान नहीं दिया था, वो भी इसमें शामिल हुई है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज था शक्ति प्रदर्शन का। लेकिन इसके उलट आज सत्र स्टार्ट हुआ, वैसे ही बीजेपी हमलावर दिखी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बहुत आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर देशद्रोह का आरोप लगाने का भी बात उठाया। तो वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि यह काफ़ी संवेदनीय है। वहीं राजनाथ सिंह ने भी कहा कि यह कहीं से भी शोभनीय नहीं है। शिवम, और इसके साथ साथ विपक्ष की ओर से कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस दौरान कैम्ब्रिज में भाषण दिया और भारत के लोकतंत्र पर उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है सदन में, मेरी रिकॉर्डिंग डिलीट की जाती है, मीडिया को लेकर तमाम सारे आरोप लगाए। तो कांग्रेस की ओर से कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे हमले को लेकर? विपक्ष की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब पीएम यही चीज करे तो सही और राहुल करे तो गलत, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने एक तंज कसते हुए कहा, क्योंकि पीएम भी जब अपने विदेशी दौरे पे थे, एक बार कोरिया के दौरे पे, तो उन्होंने कहा था भारत के खिलाफ, तो उसी बात का उन्होंने जिक्र किया। उसके अलावा शशि थरूर ने इस मुद्दे पर कहा कि बीजेपी ओछी राजनीति कर रही है। वहीं दिग्विजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि मैंने अपने पूरे राजनीतिक करियर, यानी अब तक मैं 45 साल राजनीति को दे चुका हूं, अब तक मैंने ऐसा सदन चलते हुए कभी नहीं देखा। शिवम, एक चीज यहां पे देखने की बात होगी कि जैसे ईडी की मुद्दा हो, सीबीआई का मुद्दा हो, आवाज दबाने की मुद्दा हो, इन सारे मुद्दे को लेकर विपक्ष एकजुट हो रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी को यह चीज खल रही है, क्योंकि विपक्ष की एकजुटता बीजेपी के लिए खतरे की संकेत साबित हो सकती है।
शिवम। बहुत शुक्रिया दिनकर आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। सोमवार से उत्तराखंड की विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विधानसभा में अभिभाषण पढ़ा। दूसरी तरफ सदन के बाहर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। परीक्षाओं में धांधली, महंगाई और अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस के विधायक विधानसभा भवन के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। जमकर नारेबाजी की गई। वहीं सत्र को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के लिए सरकार का विजन इस बजट में झलकता है। हमें उम्मीद है कि सभी नेता राज्य के विकास को योगदान देंगे। तुरंत ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए लाइव। अभय का रुख कर लेते हैं। अभय, कैसा रहा आज का बजट सत्र का पहला दिन? बिल्कुल, बजट सत्र का पहला दिन था। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत यहां पर हुई। सबसे बड़ी बात है कि जिस विपक्ष के आक्रामक रुख की हम लगातार बात कर रहे थे, वो विपक्ष का आक्रामक रुख आज भी देखने को मिला। बजट सत्र के पहले दिन जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, विपक्ष के सदस्य बेल मारकर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के सदस्यों की तरफ से राज्य के जो ज्वलंत विषय हैं, उन विषयों पर जाँच की मांग की गई। चाहे वो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का मामला हो, भर्ती घोटालों में अभी तक अपराधियों को कड़ी सजा न मिलना हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों को सजा न मिलना हो, वीआईपी के नाम का खुलासा न करना हो, प्रदेश में महंगाई की जो दर है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, उस पर राज्य सरकार की तरफ से कोई राहत न देना हो, उन सभी विषयों को लेकर विपक्ष की तरफ से सदन के भीतर हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई। और ये नारेबाजी तब तक जारी रही जब तक ये कह सकते हैं कि राज्यपाल का अभिभाषण चलता रहा। लगभग पौने घंटे का राज्यपाल का अभिभाषण यहाँ पर रहा और इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी करे। तो ये समझा जा सकता है कि बजट सत्र का पहला दिन हंगामेदार यहाँ पर देखने को मिला है। शुरुआत अच्छी हुई है। आने वाले दिनों में समझा जा सकता है कि जिस धामी सरकार ने जो बजट को ऐतिहासिक बजट बताने का काम किया था, उस बजट में विकास का जो संकल्प सरकार ने दिखाया, उसका रोड मैप देखने को मिला है। चाहे विकास में समझा जा सकता है कि किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, कैसे उत्तराखंड राज्य में जो विभिन्न विभाग हैं जो लगातार विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई पहचान बना रहे हैं, कैसे उनको पुरस्कार यहाँ पर मिल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। राज्यपाल के अभिभाषण में भी इन सब चीज़ों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो संकल्प उन्होंने लिया है, राज्य के विकास का संकल्प लिया है, उस संकल्प का उसकी संकल्प की झलक इस राज्यपाल के अभिभाषण के रूप में भी देखने को मिलेगी। और राज्य सरकार संकल्पबद्ध है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और 2025 में जो उत्तराखंड राज्य को श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शुमार करना है, उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। जी, लेकिन इसके साथ साथ इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है युवाओं के लिए? क्योंकि देखिए, रोजगार को लेकर, परीक्षाओं में धांधलियों को लेकर अक्सर विपक्ष सरकार को घेरता रहता है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, आम जनता के लिए क्या कुछ सौगातें सरकार दे सकती है, क्या कुछ छूट दे सकती है? टिपिकल सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में राज्य के भीतर चुनाव यहाँ पर होने, चाहे वो निकाय का चुनाव हो या उसके बाद लोकसभा का चुनाव हो। ऐसे में सरकार की जो इच्छाएं होंगी, जो सरकार की जो प्राथमिकताएं होंगी, वो यही होंगी कि युवा वर्ग को कम से कम साधने का काम यहाँ पर किया जाए। जो महिला वर्ग है, जो आधी आबादी, ये कह सकते हैं कि आधे वोटर्स उत्तराखंड राज्य में है, उनको साधने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही ये बजट से पहले ही यहाँ पर कह चुके हैं कि इस बार का जो बजट होगा वो ऐतिहासिक बजट होगा। राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, रोजगार सृजन के लिए सरकार यहाँ पर काम करेगी। जो योजनाएं सरकार की तरफ से लाई जाएंगी, उनमें युवाओं को रोजगार देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की जो आर्थिकी है, उस आर्थिकी को और मजबूत करने का काम किया जाएगा। महिलाओं को सशक्त बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा, ताकि उत्तराखंड की जो रीढ़ महिलाएं कही जाती है, वो महिलाएं और सशक्त यहाँ पर बन सके और राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। इसके अलावा जो विकास की जो परियोजनाएं होंगी, उनमें आपने समझा जा सकता है कि अवस्थापना विकास के जो काम होंगे वो और बुनियादी तौर पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभय तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को पूर्वांचल को 10,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात उन्होंने दी।
इनमें उन्होंने 12 परियोजनाओं का शिलान्यास जबकि 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में गडकरी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के अलावा पूर्वांचल के सभी सांसद मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम किसान के बेटे गोरखपुर में एथेनॉल के पंप शुरू करेंगे। अब पेट्रोल का दाम 120 रुपए प्रति लीटर होगा तो एथेनॉल 60 रुपए किलो होगा। इससे हमारी मोटरसाइकिल, ऑटो, कार और अन्य गाड़ियां बेफिक्र होकर सड़कों पर चलेंगी। इससे प्रदूषण भी कम होगा। ये बात नितिन गडकरी ने कही। तो गोरखपुर में बनेगा एथेनॉल पंप, ये बात नितिन गडकरी ने कही। इसके साथ साथ 10,000 करोड़ के विकास योजनाओं की सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे और राज्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। ये गोरखपुर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 10,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात उत्तर प्रदेश की जनता को दी गई है। आदित्य नारायण इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, सौगातों वाला सोमवार रहा ये उत्तर प्रदेश के लिए आज, और तमाम बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी की जनता को दी, गोरखपुर वासियों को दी। जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। हाँ। जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं तो जनता के लिए कोई ना कोई सौगात दे जाते हैं। इस बार भी उन्होंने गोरखपुर जनता वासियों को 10,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। आज 6 सड़कों का उन्होंने लोकार्पण किया और 12 सड़कों का शिलान्यास किया। तो उसमें उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी और स्थानीय सांसद और विधायक भी रहे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इन सड़क परियोजनाओं से गोरखपुर में नहीं बल्कि प्रदेश भर के निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी और बहुत से निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे। जी, इस दौरान एक बात भी कही थी आदित्य नितिन गडकरी ने। उन्होंने कहा कि जिस तरह से श्री कृष्ण ने दुष्टों का संहार किया, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ दुष्टों का संहार कर रहे हैं। तो इसके मायने दरअसल क्या थे? किस ओर इशारा माने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का? जी, जैसे कि गडकरी जी ने आज विपक्ष को साधने के बाद योगी आदित्यनाथ को कृष्ण भगवान का संज्ञा दी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति के अंदर राम और रावण दोनों होते हैं। इसी की तर्ज पर गडकरी जी ने योगी जी को कृष्ण भगवान के बारे में बताया और उन्होंने यह कहा कि कृष्ण भगवान की तरह योगी भी रावण राज का अंत कर रहे हैं। जैसा कि बहुत से लोग इस समय देश के प्रति, प्रदेश के प्रति गलत कार्रवाई कर रहे हैं, उनका संहार योगी जी द्वारा किया जा रहा है। जी, नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर में एथेनॉल पंप बनाए जाएंगे। आदित्य, ये एथेनॉल पंप को लेकर क्या है ब्लूप्रिंट, सरकार का क्या रोड मैप बनाया गया है और कब से एथेनॉल मिलना शुरू होगा और एथेनॉल की गाड़ियां चलेंगी? 120 पेट्रोल है तो 60 में एथेनॉल मिलेगा। क्या है पूरी योजना सरकार की इसको लेकर? जैसा कि मैं आपको बता दूं, गोरखपुर में योगी जी ने बहुत पहले ही यह बता दिया था कि गोरखपुर में एक एथेनॉल प्लांट धुरियापार में लगेगा। उसी के लिए जमीनों का अधिग्रहण भी शुरू हो गया है। भविष्य में एथेनॉल प्लांट धुरियापार क्षेत्र में लगने की संभावना है। इस एथेनॉल प्लांट से ईंधन जो कि डीजल और पेट्रोल की खपत कम करके एथेनॉल के द्वारा गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका आदित्य तमाम सारी जानकारी के लिए। उमेशपाल हत्याकांड में यूपी पुलिस ने बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ की मदद करने के आरोप में एक और पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पीलीभीत जेल में तैनात बंदी रक्षक मनोज गौड़ को पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक बरेली जेल में तैनाती के दौरान मनोज अशरफ के लिए काम करता था और लोगों को उससे मिलवाने में मदद करता था। बरेली पुलिस ने मनोज गौड़ को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक और पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। अशरफ का मददगार था ये आरोपी पुलिसकर्मी और उसको गिरफ्तार किया गया है। उमेशपाल हत्याकांड में लगातार योगी पुलिस और प्रशासन
धड़ाधड़ एक्शन में मोड में है। हमने देखा किस तरह से अतीक के करीबियों के यहाँ बुलडोजर एक्शन हुआ, अवैध ठिकानों को नस्ते नाबूद किया गया। 2 आरोपियों को एनकाउंटर हो चुके हैं, एक आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। जो यूपी पुलिस है वो नेपाल तक दबिश दे रही है, विदेशों तक जाकर दबिश दी जा रही है और उमेश पाल के जो हत्यारे हैं उनको खोज निकालने की कोशिश पुरजोर तरीके से की जा रही है और लगातार ये एक्शन जारी है। एक और पुलिसकर्मी फिलहाल गिरफ्तार किया गया। ये अशरफ का मददगार था, अतीक के भाई अशरफ को इसने मदद दी थी, ऐसी खबर थी और जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। मनोज गौड़ को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था और पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लिया गया। आरोपी पुलिसकर्मी का नाम मनोज गौड़ बताया जा रहा है। बरेली जेल में तैनाती के दौरान मनोज अशरफ के लिए काम करता था, ऐसी खबरें मिली। पीलीभीत जेल में तैनात बंदी रक्षक मनोज गौड़ को ये पकड़ा गया है, जो कि अशरफ को काफ़ी सारी चीज़ें मुहैया कराता था और उसके साथ मिलकर काम करता था। तो उमेश पाल हत्याकांड में उप यूपी पुलिस ने बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ की मदद करने के आरोप में एक और पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। पीलीभीत जेल में तैनात बंदी रक्षक मनोज गौड़ को पकड़ा गया है। बरेली जेल में तैनाती के दौरान मनोज अशरफ के लिए काम करता था, लोगों को उससे मिलवाने में मदद करता था। बरेली पुलिस ने मनोज गौड़ को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। शुएब रिजवी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। शुएब का रुख कर लेते हैं। शुएब, सिलसिलेवार तरीके से परत दर परत उमेश पाल हत्याकांड के जो आरोपी हैं वो धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। हमने देखा किस तरह से पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, पीडीए का एक्शन जारी है और अब एक और पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया जो अशरफ की मदद कर रहा था, अशरफ का मददगार बना हुआ था पीलीभीत जेल के अंदर। बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस लगातार काम कर रही। दरअसल इस पूरे मामले में जो लोग आरोपी बनाए गए हैं, यानी उमेश पाल की पत्नी की तरफ से FIR दर्ज कराई गई है, उसमें से 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो जेल में हैं, जिसमें अतीक अहमद, उनका भाई अशरफ, साथ ही साथ अतीक के 2 बेटे ये जेल में हैं। तो ऐसे में लगातार अब पुलिस इस पर काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि इनसे कौन लोग मिल रहे थे, किस तरह से इनको मदद मिल रही थी। साथ ही साथ जो पूरी घटनाक्रम हुआ उसमें जो CCTV मिला है, उसमें जो चीज सामने निकल कर आई है, CCTV में जो चेहरे दिख रहे हैं उनको पुलिस लगातार तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। जो शूटर CCTV में दिखे अभी सीधे तौर पर पुलिस उन तक नहीं पहुंच सकी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था या जहां जहां से इसके तार जुड़े हो, उस पर पुलिस लगातार काम कर रही है। और इसी कड़ी में अशरफ जो बरेली जेल में बंद है, उसको किस तरह से कौन लोग मदद करते थे, इस पर लगातार काम कर रही है और कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। साथ ही साथ पुलिस और भी लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ करे इस पूरे मामले में किस तरह से षड्यंत्र रचा गया था और खासतौर से जो लोग इसमें दिख रहे हैं CCTV में, उन शूटर तक कैसे पहुंचा जाए, ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए कई टीमें काम कर रही है। STF के साथ ही क्राइम ब्रांच इसमें सक्रिय है और अब तक 2 इनकाउंटर भी इस पूरे मामले में किया जा सका है। बिल्कुल बताया जा रहा है कि इसमें से एक जो है वो जो क्रेटा गाड़ी थी उसको लेकर पहुंचा था, जबकि दूसरे के बारे में कहा जा रहा है कि वो शख्स था जिसने सबसे पहले उमेश पाल पर गोली चलाई थी। तो इस तरह कह सकते हैं पुलिस हर एंगल पर काम कर रही है और अलग अलग जो लोग हैं उनको न सिर्फ हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस घटना का पूरा पर्दाफाश किया जाए और वो लोग जिसमें आरोपी हैं या जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको गिरफ्तार किया जाए। खबरें ये भी थी कि जो यूपी पुलिस है वो गुजरात के साबरमती जेल पहुंची है, अतीक से पूछताछ की जा रही है और कोर्ट के आदेश के बाद अतीक अहमद को लाने की तैयारी भी है यूपी जेल के अंदर। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट, कुछ जानकारी शुएब? बिल्कुल, बहुत चीजें अभी शुरुआती स्टेज में है। फिलहाल अभी पूरे मामले में पूरी तरीके से पुलिस इस घटनाक्रम का ना ही खुलासा कर पाई है, ना उन लोगों को पकड़ पाई है। ऐसे में ये जरूर है कि क्योंकि जो FIR कराई गई उसमें अतीक का, अशरफ का नाम है और ये लोग नहीं, अतीक जिस जेल में बंद है, साबरमती जेल में, वहां यूपी पुलिस पहुंची है और उसको लाने की तैयारी है। इसको लेकर कुछ अपडेट है? ये एक कानूनी प्रक्रिया के तहत और फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि किसी कोर्ट ने या कहीं से उनको इस बात की अनुमति मिली हो पूछताछ के लिए। लेकिन पुलिस अब किस तरह से इस पर काम करती है ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही वो गुजरात जेल में बंद है। और ऐसे में जो शाइस्ता परवीन, जिस पर 25,000 का इनाम रख दिया है यूपी पुलिस ने, उसको लेकर कोई खबर, कुछ पता चला है? शाइस्ता परवीन कहाँ है? पुलिस के फिलहाल अभी हाथ खाली है और इस तरह के तमाम लोग FIR में जिनके नाम है, पुलिस अभी न तो उनको गिरफ्तार कर पाई है, न उन तक पहुंच सकती है और यही पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी।
बहुत शुक्रिया आपका शोएब, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति को लेकर फिर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने जब सवाल उठाया तो सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा खड़ा हो गया। साथ ही सदन के बाहर भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। विपक्षी विधायक विधिसम्मत नियोजन नीति को लागू कराने की मांग कर रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि नियोजन नीति को लेकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं इस नियोजन नीति पर सदन से सड़क तक सरकार मुश्किल में है। तो नियोजन नीति पर को लेकर ये फिलहाल स्थिति खराब देखने को मिल रही है झारखंड में, और हेमंत सोरेन सरकार पर बीजेपी और अन्य विपक्षी दल हैं जो कि हमलावर हैं, और नियोजन नीति को विधि सम्मत ना बताकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और नियोजन नीति को दोबारा से लागू करने की मांग की बात हालांकि हाईकोर्ट ने कही थी और नियोजन नीति को निरस्त कर दिया था असंवैधानिक बताकर। और जब नई नियोजन नीति का मसौदा ले जाया जाता है राज्यपाल के पास, तो इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े उठते हैं, और राज्यपाल ने विधि सम्मत न बताते हुए इसको पास करने से इनकार कर दिया। तो अब झारखंड में इस नियोजन नीति को लेकर सियासी संग्राम जो है वो अब खड़ा हो गया है, और नियोजन नीति को लागू कराए जाने की मांग बीजेपी कर रही है कि विधि सम्मत नियोजन नीति होनी चाहिए। ऐसी नियोजन नीति ना हो जिसमें किसी को खतरा हो, किसी के साथ खिलवाड़ किया जाए। बीजेपी का आरोप है कि इस जो सरकार नियोजन नीति ला रही है उसमें युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो के नारे भी लगाए गए, और ये भी कहा गया कि विधि सम्मत नियोजन नीति लागू करो सरकार। जो सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित हो गई। झारखंड में भी विधानसभा का सत्र चल रहा है, और इसको लेकर विपक्ष ने जमकर इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाया, तो सदन के बाहर भी नारेबाजी करते हुए नजर आए बीजेपी विधायक। तो झारखंड में नियोजन नीति को लेकर सियासी संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार नियोजन नीति स्पष्ट नहीं ला पा रही, और तमाम सारी चीजें हैं जिसको लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये तो पहले से ही तय था और हुआ भी यही। होली के बाद आरोपों की सियासी होली सूबे की सबसे बड़ी पंचायत यानी विधानसभा में खेली जा रही है, और मुद्दे का सियासी रंग चढ़ा नियोजन नीति को लेकर, जिसमें सरकार की नियत सवालों के कटघरे में है और नाराजगी सड़कों से लेकर सदन तक गूंज रही है। सदन के अंदर और बाहर आरोपों की पिचकारी के साथ सरकार को भिगोने के लिए विपक्ष में बैठी बीजेपी बेताब दिख रही है। हेमंत जी की सरकार वो चाहती ही नहीं है कि झारखंड के नौजवानों को, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दे। इसलिए 1932 का हो कि 60-40 हो, क्या हो, ये तो बस जग जाहिर है कि ये सिर्फ भरमाने के लिए ऐसा कर रही है, नौकरी देना उद्देश्य नहीं है। 3 साल बीत गए, अभी तक स्पष्ट नियोजन नीति नहीं होने के चलते पूरे प्रदेश के युवाओं में आक्रोश है। वर्तमान में नियोजन नीति जो ये सरकार पिछले दरवाजे से लाने का प्रयास कर रही है, इसमें 40% लोगों के लिए ओपन ऑफ ऑल, 1932 के खतियान के बात करने वाले सरकार 1985 के बैरियर को भी जो हटाने का काम कर रही है, यह झारखंड के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां एक तरफ नियोजन नीति को लेकर विधानसभा में हंगामा बरप रहा था, बीजेपी विधायक सरकार पर सवाल उठा रहे थे, तो दूसरी तरफ 60-40 नए शर्तों का चर्चित नारा भी गूंज रहा था। यानी सड़क से लेकर सदन तक सरकार मुश्किल में दिख रही थी। विधानसभा से पारित नियोजन नीति को जब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, तो उसमें संशोधन को लेकर प्रस्ताव विधानसभा में क्यों लाया गया, इसको लेकर हेमंत सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने नीति को कैबिनेट से ही इसमें संशोधन करा लिया। H3N2 वायरस के विरुद्ध में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य सरकार ने भी
सभी जिले के उपायुक्तों को दिशा निर्देश दिए हैं। जिस तरीके से हम लोग कोविड-19 को लेकर हम संवेदनशील थे, उसी तरीके से अभी संवेदनशीलता हमको बरतने की ज़रूरत है। थोड़ा लोगों को एक सुझाव के तौर पर दिया गया है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या किस तरीके से इससे बचना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे राज्य में अभी एक भी ऐसा मरीज नहीं है जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा जो है परेशान हैं। तो विपक्ष की नजर में सदन की अवमानना है। याद होगा आपको कि सत्ता पक्ष के ही विधायक लोबिन हेब्रम ने कहा था पहले नीति को सदन में लाया जाना चाहिए था। ऐसे में सवाल ये कि नियोजन नीति को लेकर किसकी नियत में खो। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। और इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।